प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बच्चों हम लोग थर्मल फिजिक्स का चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इसके बारे में जिक्र करेंगे। बड़ा सिंपल सा चैप्टर होता है, जनरली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आता है। तो आइए फटाफट इसमें देखते हैं। बहुत आसान सी कहानी होती है, लगभग आप सुने होते हैं, बस मैं आपको रिमाइंड करा दूंगा सारी बातें जो मेन हैं। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जब डेवलप की गई तो गैस अगर आइडियल हो, बिल्कुल परफेक्ट गैस हो, तो उसके अंदर कौन कौन सी बातें खास होंगी, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टी होगी, उसके बारे में सबसे पहले हम लोगों को डिस्कशन करना है। एक पास्चुलेट बनाया गया, एक हाइपोथेसिस किया गया कि अगर गैस आइडियल हो तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं पास्चुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बच्चों यहाँ पर पास्चुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का कहना यह है कि अगर गैस को किसी जार में, किसी चैम्बर में बंद कर दिया जाए बच्चों, तो गैसियस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमेशा रैंडम मोशन करते हैं। कोई मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। मतलब इनके मोशन करने का कोई रूल नहीं होता, ये हमेशा रैंडम मोशन करते हैं बच्चों, हमेशा रैंडम मोशन करते हैं। कोई इनकी निश्चित दिशा नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होता कि कौन किधर जाना है, ये सब बिल्कुल रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। और पहली बात, इनका मोशन जो होता है वो रैंडम होता है, मैंने यहाँ सांकेतिक भाषा में शॉर्ट में लिख दिया है बच्चों। और दूसरा, यहाँ पर जब ये मोशन करते हैं तो आपस में भी कोलिजन होता है, और बर्तन के दीवारों, जिस कंटेनर में ये कोलिजन कर रहे हैं बच्चों, उसके कंटेनर के वॉल से भी ये बार बार कोलिजन करते रहते हैं। तो बच्चों कोलिजन यहाँ के अंदर जो होता है, कोलिजन यहाँ के अंदर जो होता है, जब रैंडम मोशन होता है, रैंडम मोशन होने में मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करते हैं और कंटेनर के वॉल से भी कोलिजन करते हैं बच्चों। जब कंटेनर का सपोज करिए ये वॉल है, यहाँ से कोई गैसियस मॉलिक्यूल जाके कोलिजन किया और यहाँ से बाउंस बैक हुआ, तो यहाँ के अंदर क्या होता, मोमेंटम में चेंज होता है। मोमेंटम में होने वाला चेंज पर यूनिट टाइम, तो यहाँ से क्या डेवलप होगा, फोर्स बच्चों। रेट चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, यहाँ से फोर्स डेवलप होगा, और फोर्स कितना पर यूनिट एरिया पे डेवलप होगा, उसी को क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो बच्चों कहेंगे जब आइडियल गैस मॉलिक्यूल कंटेनर के वॉल से कोलिजन करता है तो यहाँ के अंदर मोमेंटम में चेंज होता है, लीनियर मोमेंटम में चेंज होने की वजह से फोर्स डेवलप होता है, फोर्स डेवलप होने की वजह से प्रेशर डेवलप होता है। तो प्रेशर डेवलप होने का कारण है कंटेनर के वॉल से कोलिजन। ठीक है बच्चों। अच्छा, कोलिजन का टाइप क्या होता है, किस प्रकार का कोलिजन होता है, मैंने बताया गैसियस मॉलिक्यूल आपस में भी टकराते रहते हैं और कंटेनर के वॉल से भी टकराते रहते हैं। ये सारे कोलिजन बच्चों जो होते हैं ना, सभी का जो टाइप होता है वो इलास्टिक होता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन आइडियल गैस के केस में हो रहा होता है, ऐसा मान के चलते हैं। यहाँ पर बच्चों रहा सवाल साइज, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन सब की क्या बात है बच्चों। एक अगर मैं पर्टिकुलर गैस की बात करूं, सपोज दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, देन जितने भी मॉलिक्यूल इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे, ऑल विल हैव सेम साइज, सेम वॉल्यूम, सेम डेंसिटी, सेम मास। ऐसा नहीं है कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इतना बड़ा होगा, कोई इतना बड़ा होगा, कोई इतना बड़ा होगा, किसी की डेंसिटी कुछ और होगी, किसी की कुछ और, किसी की कुछ और। नहीं सर, जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, एक पर्टिकुलर गैस के जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, उन सभी मॉलिक्यूल का मास, सभी मॉलिक्यूल की डेंसिटी, सभी मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, सभी मॉलिक्यूल का साइज सेम होगा। ठीक है। हाँ, डिफरेंट में देखें तो डिफरेंट होंगे। एक ऑक्सीजन गैस ले लिया किसी चैम्बर में और एक कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, तो ये सारी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी दोनों की। अब अगली बात यहाँ पर होती है बच्चों, आइडियल गैस मॉलिक्यूल के केस में पूछा ये जाता है कि बताइए मॉलिक्यूल के बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगता है बच्चों, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कितना लगता है। तो बच्चों जान जाइए, आइडियल गैस अगर है तो आइडियल गैस में पास्चुलेट मान के चला गया है कि दो मॉलिक्यूल के बीच जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है वो जीरो होता है, यानी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स की वैल्यू जीरो होती है। ठीक है, ये मान के चलेंगे।
रहा सवाल इंटरनल एनर्जी के बारे में, तो बच्चों इंटरनल एनर्जी का क्या ख्याल है? इंटरनल एनर्जी के बारे में बच्चों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर किसी गैस का हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो आइडियल गैस के केस में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, केवल और केवल क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। यानी कि आइडियल गैस के केस में जितनी भी इंटरनल एनर्जी होगी इनफैक्ट वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में वहाँ के अंदर पाई जाएगी। सवाल उठा सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों होता है? तो बच्चों मैकेनिक्स में एक फार्मूला आप लोगों ने देखा होगा पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स को रिलेट करता हुआ, F इक्वल टू माइनस du/dr। यहाँ F कोई कंजर्वेटिव फोर्स होता है, U पोटेंशियल एनर्जी होता है, R यहाँ फोर्स के सेंटर से दूरी होती है। यहाँ के अंदर बच्चों अब देखिए du इक्वल टू F/dr माइनस में ऐसे। सवाल उठा यहाँ सर जिस फोर्स की बात हो रही है वो फोर्स कैसा है? वो फोर्स कैसा है बात की बात है, कंजर्वेटिव तो होगा ही, लेकिन है ही नहीं, वो जीरो है। du इक्वल टू माइनस 0/dr क्या हो गया? du की वैल्यू बच्चों जीरो, इसलिए u की वैल्यू जीरो, यानी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ के अंदर क्या आएगी? जीरो। यानी इंटरनल एनर्जी टोटली क्या होगी? काइनेटिक। सवाल उठा गैसियस मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। बच्चों ये कोई गैस का मॉलिक्यूल है, गया किसी और में टकराया, टकराने के बाद कहीं और चला गया, यहाँ पर अगले से टकराया, यहाँ से टकराने के बाद कहीं और चला आया, यहाँ से टकराने के बाद कहीं और मुड़ गया। तो आप देख रहे हैं क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव दो कोलिजन के बीच में कुछ रास्ता तय कर रहा है। कॉन्जिक्यूटिव लगातार दो कोलिजन के बीच में बच्चों जो ये पाथ कवर करता है उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। मान लिया यहाँ फ्री पाथ λ1 है, यहाँ λ2 है, यहाँ λ3 है, यहाँ λ4 है एंड सो ऑन। अगर इन सबका एवरेज ले लें λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4, एक एवरेज यहाँ इंटर कोलिजन के बीच का एक एवरेज डिस्टेंस निकालें तो बच्चों इसको हम कहते हैं मीन फ्री पाथ। λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 प्लस सो ऑन डिवाइडेड बाय जितनी बार जोड़ा उतने से डिवाइड कर दीजिए। ये जो हमारा निकल के आएगा एवरेज डिस्टेंस दो कॉन्जिक्यूटिव कोलिजन के बीच का, बच्चों इसको हम लोग नाम देते हैं मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ की जो वैल्यू होती है m फॉर मीन फ्री पाथ मैंने कर दिया, वो होता है 1/√2 पाई ND²। जहां 1 से आप परिचित हैं, √2 से परिचित हैं, पाई से बच्चों आप परिचित हैं। n क्या है? n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज स्मॉल n? स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ के अंदर बच्चों d², d क्या है? जिस गैस की हम बात करते हैं उस गैस के मॉलिक्यूल का क्या है? डायामीटर है। उस गैस के मॉलिक्यूल का बच्चों डायामीटर, डायामीटर का स्क्वायर। सपोज करिए d के जगह पर हम 2r लिख दें, डायामीटर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस स्क्वायर करें तो 4 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर के बराबर आएगा। इसका मतलब बच्चों मीन फ्री पाथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ये एग्जाम में आपके आ चुका है। और बच्चों साथ ही साथ अगर r को हम छोड़ देते हैं तो उस समय मैं कहूँगा मीन फ्री पाथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, यानी कि जितनी ज़्यादा डेंसिटी में रहेगा, जितनी ज़्यादा डेंसिटी में यहाँ गैसियस मॉलिक्यूल रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम में, जितनी ज़्यादा संख्या में गैसियस मॉलिक्यूल पाए जाएंगे मीन फ्री पाथ उतना ही कम होगा। आई होप इतनी बातें बच्चों आप समझ चुके होंगे। अब एक और चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। बच्चों एक गैस जिसकी अभी हम लोगों ने कल्पना की, हाइपोथेसिस एक यहाँ पर डेवलप हुआ, ये जो गैस था बच्चों ये आइडियल था, इसमें सारी चीज़ें बिल्कुल आइडियल मानी गई हैं, बट यथार्थ में भगवान के द्वारा बनाई गई इस दुनिया में कोई भी चीज़ शायद भगवान के अलावा आइडियल नहीं है। आइडियल की केवल थियरी होती है, बट आइडियल वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। बच्चों दो तरह की गैसेज यहाँ पाई जाती है, जिसकी कल्पना हम करते हैं आइडियल गैस, और एक दूसरा जो हमारे पास होता है रियल गैस, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो यहाँ के अंदर बच्चों क्या ऐसा रियल गैस में ये वास्तव में होता है? रियल गैस में क्या ऐसा कंडीशन बनाया जाए कि वो आइडियल गैस के ज़्यादा क्लोज व्यवहार करे? सपोज करिए किसी रियल गैस में हम टेम्परेचर बढ़ा दें, उसमें हम प्रेशर को कम से कम रखें, उसमें बच्चों हम डेंसिटी को कम से कम रखें, उसमें हम वॉल्यूम को ज़्यादा से ज़्यादा रखें। इनफैक्ट ये सारी बातें एक ही, अगर ध्यान से सोचें, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से गैसियस मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, एक्सपेंशन होगा।
दूर दूर जाएंगे तो प्रेशर अपने आप, जब वॉल्यूम ज़्यादा मिलेगा तो प्रेशर अपने आप क्या होगा, कम हो जाएगा, और डेंसिटी भी कम हो जाएगी जब वॉल्यूम ज़्यादा मिल जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये सारी बातें एक ही हैं। अगर गैसियस मॉलिक्यूल सब मिला जुला के दूर दूर चले गए तो इनके बीच इंटरैक्शन कम से कम होगा, और इंटरैक्शन अगर कम से कम होगा तो बिल्कुल आइडियल गैस की जो सिचुएशन होती थी कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लगभग 0 होता है, वही सिचुएशन यहाँ के अंदर लगभग एकदम से तो नहीं लेकिन लगभग मिलने लगेगा। यानी कि मैं पूछूं या कोई सवाल पूछे या फिर किसी एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों क्या कंडीशन बनाया जाए कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह से व्यवहार करने लगे, तो आपका जवाब होगा हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो डेंसिटी, लो वॉल्यूम। अगर ऐसा कंडीशन रखा जाएगा तो रियल गैस का व्यवहार ज़्यादा क्लोज होगा एज आइडियल गैस। इसको ध्यान से दिमाग में बैठा लीजिए, चिपका लीजिए, आपके काम आएगा। बच्चों अब आइए हम लोग गैसियस लॉज के बारे में पढ़ते हैं, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उसको मैं बता दूं। बच्चों यहाँ पर जो सबसे बेसिक गैसियस लॉज हैं उसमें एक है बॉयल्स लॉ, एक है चार्ल्स लॉ। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों बॉयल्स लॉ क्या कहता है। बॉयल्स लॉ बेसिकली बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस को बता रहा होता है। इस लॉ का कहना ये है कि अगर किसी गैस का जो अमाउंट है वो फिक्स रहे, अमाउंट फिक्स रहे मीन्स उसके मोल्स फिक्स रहें, तो यहाँ पर बच्चों और टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। दो बातें, किसी फिक्स्ड अमाउंट का अगर टेम्परेचर गैस का कांस्टेंट रहे तो इस लॉ का कहना है कि उस गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ के अंदर दिखाया हुआ है बच्चों, अमाउंट फिक्स रखना है, कांस्टेंट टेम्परेचर रखना है। PV इक्वल टू nRT से जरा चेक करते हैं क्या ये बात सही है। PV इक्वल टू nRT, अमाउंट फिक्स रहने का मतलब मोल का फिक्स रहना, R तो जन्मजात कांस्टेंट है, और बच्चों कैपिटल T यहाँ के अंदर कांस्टेंट बोल दिया गया स्टेटमेंट में, यानी ये पूरा हमारा राइट हैंड साइड क्या हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब PV इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब V इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन P हो गया। दिस मीन्स V विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। यही तो बॉयल्स लॉ है। बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट at constant temperature the volume of a gas is inversely proportional to its pressure with condition that, this is very important to mention, with condition that amount should be fixed। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर ये कंडीशन बना। फिर से देखिए PV इक्वल टू कांस्टेंट था, इसका मतलब दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट में हम जाके इसको कंपेयर कर सकते हैं। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 न्यूमेरिकल प्रोसेस में अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया कि PV कांस्टेंट है, PV कांस्टेंट है, V के जगह पर, वॉल्यूम के जगह पर मास अपॉन डेंसिटी मैं लिख सकता हूँ, और यहाँ से बना प्रेशर अपॉन डेंसिटी इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन मास। सर मास तो वैसे भी फिक्स है, तो कांस्टेंट अपॉन कोई फिक्स्ड वैल्यू दैट विल बी ए न्यू कांस्टेंट, दैट इज वाई pressure upon density, this ratio will be constant, and here if we compare two thermodynamic states in this way, then we will get here P1 upon rho 1 equal to P2 upon rho 2। बच्चों इसको हम लोग कहते हैं बॉयल्स लॉ इन मॉडिफाइड फॉर्म। बॉयल्स लॉ को ही मॉडिफाई करके ये रिलेशन बनाया गया है, इसलिए इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ इन मॉडिफाइड फॉर्म या मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ बॉयल्स लॉ। बच्चों अगला लॉ हमारा है चार्ल्स लॉ। अभी हम लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा, और बॉयल्स लॉ मैंने बताया आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता था। बच्चों सिमिलर मैनर में चार्ल्स लॉ ये आइसोबैरिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इस लॉ का स्टेटमेंट ये है कि अगर किसी डेफिनिट अमाउंट ऑफ गैस का प्रेशर कांस्टेंट बनाए रखा जाए बच्चों, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो उस गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेटा ध्यान रखिएगा, कंडीशन इसमें दो हैं, कांस्टेंट प्रेशर हो और फिक्स्ड अमाउंट हो। फिक्स्ड अमाउंट होने का मतलब फिक्स्ड मोल हो। तो बच्चों ऐसे केस में उस गैस का जो वॉल्यूम ऑक्युपाई किया जाएगा उस गैस के द्वारा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ दैट गैस। तो बच्चों यहाँ के अंदर देखिए, इसको PV
इक्वल टू एनआरटी से थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो पी वी इक्वल टू एनआरटी, वी इक्वल टू हो गया एन आर बाई पी इंटू टी। बेटा जी नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट यहाँ रखना है, अमाउंट कांस्टेंट होने की वजह से आर जन्मजात कांस्टेंट है और पी यहाँ के अंदर क्या है, प्रेशर को कांस्टेंट स्टेटमेंट में बोल दिया गया है, यानी कि ये ब्रैकेट महोदय क्या हो गए, कांस्टेंट। बेटा जी यहाँ के अंदर वी डायरेक्ट वी इक्वल टू कांस्टेंट इंटू कैपिटल टी हो जाएगा, ये पूरा एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, यानी कि हमारे पास वॉल्यूम जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। सर यही तो चार्ल्स जी का लॉ है। बेटा जी यहाँ के अंदर अगर दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट में मैं कंपेयर करने जाऊं देन वी कैन से हियर V1 अपॉन V2 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन T2। दिस इज वेरी सिंपल टू से। अब आगे देखिए यहाँ पर एक चीज कंफर्म है, V बाई टी का रेशियो क्या है, कांस्टेंट। बेटा जी वॉल्यूम के जगह पर मैंने लिख दिया मास अपॉन डेंसिटी, फिर इसको थोड़ा मैंने सॉल्व किया, यहाँ के अंदर ये हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी इंटू कैपिटल टी इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब कैपिटल टी इंटू डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन कांस्टेंट। ये जो हमारे पास ये रेशियो आया बच्चों, ये कोई नया कांस्टेंट यहाँ बन के आएगा और नया कांस्टेंट जब बन के आएगा तो टी इंटू रो इक्वल टू ए न्यू कांस्टेंट एंड दैट इज वाई T1 इंटू रो वन, दो अलग अलग थर्मोडायनेमिक स्टेट में हम ऐसे कंपेयर करेंगे T1 इंटू रो वन इक्वल टू T2 इंटू रो टू, ऐसे करेंगे बच्चों। इसको कहते हैं मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को, आइसोबैरिक प्रोसेस को। बॉयल्स लॉ कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, कौन से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को, आइसोथर्मल प्रोसेस को। ठीक है बच्चों, इस चीज को दिमाग में चिपका के रखिएगा, आपके काम आएगा। बच्चों आइए देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि वर्ल्ड फेमस इक्वेशन है। कौन इसको नहीं जानता, पढ़ने वाला बच्चा जो पढ़ने की ना कसमें खाया होगा कि अब नहीं पढ़ेंगे, वो भी इसे जानता होगा। ठीक है बच्चों, फेमस है पी वी इक्वल टू एन आर टी। खास बात ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ये इक्वेशन एप्लीकेबल केवल और केवल आइडियल गैसेस के लिए होता है और आइडियल गैस इनफैक्ट कोई होता ही नहीं है, केवल थियरी में होता है। प्रैक्टिकली आइडियल गैस एकदम से कोई नहीं होता है। फिलहाल यहाँ पी वी इक्वल टू एन आर टी बच्चों थियरेटिकली ये आइडियल गैस के लिए होता है, जहाँ पी होता है प्रेशर ऑफ गैस और वी होता वॉल्यूम ऑफ गैस, बल्कि कह लीजिए वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड। यहाँ के अंदर बच्चों वॉल्यूम ऑफ गैस ऑक्यूपाइड या कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इन विच गैस इज प्लेस्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ एन जो हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स है गैस का, कितने मोल उस गैस के पर्टिकुलर गैस के किसी चैम्बर में बंद हैं, और आर यहाँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है बच्चों, और कैपिटल टी यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, मीन्स केल्विन में टेम्परेचर होता है। बेटा आर जो हमारे पास है इसके बारे में क्या ख्याल है, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट बच्चों सिस्टम ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिट का सिस्टम हम इसमें यूज कर रहे हैं। सपोज करिए हम यहाँ पर जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पीवी की यूनिट प्रेशर इंटू वॉल्यूम को कभी भी मल्टीप्लाई एमकेएस में करेंगे तो जूल आएगा, जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ पर 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन एक तरह से एसआई यूनिट हो गया ये। बेटा जी यहाँ के अंदर दूसरा होगा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, ध्यान रखिएगा इसका भी यूज होता है, सबसे ज़्यादा फिजिक्स में ये वाला यूज होता है। और अगला यहाँ पर हमारे पास होता है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर, जिसमें वॉल्यूम को लीटर में और प्रेशर को एटमॉस्फेयर में, तो हो गया लीटर इंटू एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ये हो गया बच्चों फिलहाल आर का वैल्यू, आर जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। अगेन वी हैव इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। लेट्स मॉडिफाई दिस इक्वेशन, वी विल गेट हियर पी वी इक्वल टू एन फॉर नंबर ऑफ मोल विच कैन बी रिटन हियर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू टी। बेटा जी ये जो लिखा है ना इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, एन को यहीं रहने दे रहा हूँ और एन को आर के नीचे ले जा रहा हूँ, आर अपान एन ए। बेटा आर अपान एन को एक नया कांस्टेंट का रूप देते हैं, इसको लिखते हैं के और इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको बोलते हैं बच्चों बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का मतलब आर अपान एन ए, आर अपान एन ए। यहाँ के अंदर बच्चों
इसकी वैल्यू जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट की होती वो होती 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। बच्चों जैसा कि मैंने बताया आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT केवल और केवल आइडियल गैसेस के लिए अप्लाई होता है, बट इनफैक्ट आइडियल गैस तो कोई होता ही नहीं है। तो यहाँ के अंदर बच्चों आइडियल गैस के लिए तो इक्वेशन मेरे पास है, लेकिन रियल गैस जो गैस वास्तव में होता उसके लिए भी तो इक्वेशन चाहिए। तो आइए जरा आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है उसे रियल गैस इक्वेशन में मॉडिफाई करते हैं। रियल गैस इक्वेशन को ही बच्चों वान डर वाल गैस इक्वेशन का नाम देते हैं। जरा समझिएगा, यहाँ जो P लिखा आइडियल गैस इक्वेशन में ये प्रेशर क्यों है, ये इसलिए है कि ये माना गया बर्तन की दीवारों से मॉलिक्यूल का कोलिजन हुआ और मॉलिक्यूल बाउंस बैक हुआ, मोमेंटम में परिवर्तन हुआ, फोर्स डेवलप हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर कर दिया गया। लेकिन इस एजम्पशन में ये जो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे थे इस कोलिजन को इग्नोर किया गया था क्योंकि उनके अंदर इंटरैक्शन फोर्स 0 माना गया था। लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं है। प्रेशर तो इसके वजह से बर्तन की दीवारों के कोलिजन की वजह से डेवलप हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ बच्चों प्रेशर डेवलप हुआ है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल में स्वतः कोलिजन की वजह से भी। यानी कि जो प्रेशर हमने यहाँ आइडियल केस में रखा है हकीकत में देखें, सच्चाई में देखें तो वो प्रेशर बच्चों थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो एक करेक्शन की ज़रूरत हुई कि प्रेशर में थोड़ा सा समथिंग कुछ ऐड होगा। ये जो समथिंग ऐड यहाँ किया गया डिराइव करके बच्चों, इसको कहते हैं प्रेशर करेक्शन। n मोल के लिए प्रेशर करेक्शन की वैल्यू हमारे पास आती है n स्क्वायर ये डिवाइडेड बाई v स्क्वायर। और यहाँ वॉल्यूम की खास बात है, आइडियल गैस के पास्चुलेट में बच्चों ये माना गया है कि गैस के मॉलिक्यूल के द्वारा घेरा जाने वाला जो वॉल्यूम है वो पूरे कंटेनर के वॉल्यूम यानी पूरे जिसमें गैस रखा उस पूरे कंटेनर के वॉल्यूम के तुलना में नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं, उसको 0 मान लिया गया और पूरी थियरी डेवलप की गई। बट यथार्थ ये है कि जिस बर्तन में गैस रखा है गैस का मॉलिक्यूल उसका कुछ भाग वो भी घेर रहा है। यानी कि जो वॉल्यूम हम ले रहे हैं घूमने के लिए गैस को जो वॉल्यूम उपलब्ध है वो बच्चों उतना ही वॉल्यूम होगा, पूरे कंटेनर का वॉल्यूम माइनस गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। वो पूरा जो जितने मॉलिक्यूल्स है सबका वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम में से हमें क्या करना पड़ेगा माइनस, और यहाँ सीधे सीधे कंटेनर का वॉल्यूम ले लिया गया था पूरा जितना उपलब्ध था। तो इनफैक्ट इसमें से समथिंग माइनस करने की आवश्यकता हुई। बच्चों जो समथिंग वॉल्यूम में से माइनस करते हैं इसको कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन। V माइनस यहाँ NV हो जाएगा n मोल के लिए। अच्छा, इक्वल टू इधर का मामला सेम रहेगा nRT। तो बच्चों ये हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT था वो अब रियल गैस इक्वेशन जिसको वान डर वाल गैस इक्वेशन कहते हैं इसमें बदल चुका है। मान लीजिए 1 मोल की बात करें तो n के जगह पर क्या रख देना है 1, n के जगह पर 1 रख देंगे, इक्वेशन मॉडिफाई होके कुछ यूं आ जाएगा। बच्चों ये हमारे पास हो गया ये हमारे पास हो गया रियल गैस के लिए वान डर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल, ये हो गया रियल गैस के लिए वान डर वाल इक्वेशन फॉर n मोल। आई होप इसमें यूज होने वाला कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। बच्चों अब आइए हम लोग देखते हैं गैसियस मॉलिक्यूल के स्पीड के बारे में क्या कॉन्सेप्ट होता है। बच्चों जहाँ गैसियस मॉलिक्यूल किसी कंटेनर में भरे हैं और रैंडम मोशन कर रहे हैं तो उनके स्पीड के बारे में अनुमान लगा पाना, एस्टीमेट कर पाना इनफैक्ट बड़ा चैलेंज वाला काम है। लेकिन हमारे साइंस के विद्वानों ने, साइंटिस्ट महोदय लोगों ने इसमें मेहनत किया है और यहाँ गैसियस स्पीड से रिलेटेड 3 तरह के कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। बच्चों 3 तरह के गैसियस स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है, एक होता रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और एक होता बच्चों एवरेज वैल्यू और एक होता मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ठीक है, यहाँ के अंदर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सबसे इफेक्टिव वैल्यू यहाँ के अंदर मानी जाती है। अगर कुछ बोला ना जाए गैसियस स्पीड की केवल बात की जाए तो इसी को लेके चला जाता है। बाई फार्मूला तीनों की वैल्यू बच्चों मैंने लिख दिया है, रिवीजन क्लास है, बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं जाएंगे। VRMS इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 3RT डिवाइडेड बाई m0, RT अपॉन m0 कैन बी रिटन एज P ओवर D या रो, P ओवर प्रेशर ओवर डेंसिटी। तो हो गया स्क्वायर रूट में 3 टाइम्स ऑफ प्रेशर ओवर डेंसिटी।
एवरेज स्पीड के बारे में यहाँ पर जो इक्वेशन है वो हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 8RT डिवाइडेड बाई पाई एम नॉट। RT बाई एम नॉट के जगह पर प्रेशर अपॉन डेंसिटी आप लिख सकते हो। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के केस में अगर मैं देखूं तो बाई फार्मूला ये वैल्यू आता है स्क्वायर रूट के अंदर 2RT डिवाइडेड बाई एम नॉट। RT बाई एम नॉट के जगह पर बच्चों अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा प्रेशर अपॉन डेंसिटी 2P अपॉन रो। बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुनो, दिमाग में बैठा लो, दिमाग में चिपका लो, काम आएगा। यहाँ के अंदर बच्चों VRMS, V एवरेज, V मोस्ट प्रोबेबल, जरा इनके बारे में देखते हैं। RT बाई एम नॉट सब में है, स्क्वायर रूट में RT बाई एम नॉट को मैंने हर जगह देखिए अलग कर दिया, बाकी जो यहाँ पर फैक्टर था उसको अलग कर दिया। स्क्वायर रूट में 3 को अलग करके रखा, यहाँ 8 बाई स्क्वायर रूट में 8 बाई पाई को अलग करके रखा, यहाँ स्क्वायर रूट 2 को अलग करके रखा। तो बच्चों ये पोर्शन देखिए सभी में कॉमन है, ये फैक्टर सभी में उपलब्ध है। अगर हम इनका रेशियो बनाएं तो ये सब में से हट जाएगा। इसका मतलब रेशियो बनेगा RMS एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल का स्क्वायर रूट में 3 इस टू स्क्वायर रूट में 8 अपॉन पाई इस टू स्क्वायर रूट में 2। बेटा जी यहाँ के अंदर अगर इनको हम वैल्यू वाइज रखें तो स्क्वायर रूट 3 के जगह पर हम लिखेंगे 1.732, स्क्वायर रूट में 8 अपॉन पाई के जगह पर ये वैल्यू सॉल्व करके आप देखिएगा 1.6 के अप्रॉक्स में आता है। और बच्चों यहाँ पर अगर हम स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू देखें वर्ल्ड फेमस 1.414 आता है। और इस प्रकार से बच्चों आप ये चीज़ समझ सकते हैं, रेशियो को देख के आप बता सकते हैं कि 1.732 मतलब सबसे ज़्यादा इसमें है 1.6, उसके बाद है 1.414, उसके बाद है। इसका मतलब RMS जो वेलोसिटी होगी अगर सब में कंपैरिजन किया जाए तो सबसे ज़्यादा होगा, और कंपैरेटिव ढंग से जो हमारा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो सबसे कम होगा, और जो एवरेज स्पीड है बच्चों वो बीच में रहेगा। एवरेज है तो एवरेज ही वो है। बेटा जी राम का नाम कौन नहीं जानता, याद रखिएगा इसी सीरियल में इसका ऑर्डर बनता है RMS, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। समझ में आ रहा बच्चों? यहाँ के अंदर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है एक बार और समझ लीजिए। मान लीजिए किसी चैम्बर में यहाँ कई सारे गैसियस मॉलिक्यूल हैं, पहले की स्पीड V1 है, दूसरा यहाँ V2 स्पीड से कहीं जा रहा है, तीसरा V3 से जा रहा है, चौथा बच्चों कहीं V4 से जा रहा है। तो यहाँ के अंदर अगर हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देखने जाएं तो सबसे पहले बच्चों स्क्वायर करेंगे। हम क्या करेंगे V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर जितने भी हैं बच्चों सबको हम ऐसे जोड़ लेंगे Vn स्क्वायर। स्क्वायर करने के बाद सबका मीन लेंगे, जितनी बार मैंने ऐड किया उसको उतने से डिवाइड कर देंगे, फिर सबका क्या ले लेंगे रूट। बच्चों ये आ गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का एक और इक्वेशन। कभी कभी इस पे भी सवाल सॉल्व होते हैं। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है बच्चों? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो स्पीड है, सपोज करिए गैस के अंदर 100 मॉलिक्यूल हैं, बड़ा कम एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें से 25 मॉलिक्यूल 25 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनके पास स्पीड है सपोज करिए 100 मीटर पर सेकेंड। उनके पास जो है बच्चों 25 के पास इतने थे, बाकी 10 के पास कुछ और है, 15 के पास कुछ और है, 20 के पास कुछ और है। सबसे ज़्यादा संख्या में मॉलिक्यूल हों, यानी सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट हो रही सबके पास, तो बच्चों उसको हम मोस्ट प्रोबेबल, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा होगी बच्चों उसी को हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का नाम देते हैं। बच्चों अगला हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाम तो सुना होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कोई गैसियस मॉलिक्यूल किस हद तक, किस एक्सटेंट तक फ्री है चलने के लिए, और इसको मैथमेटिकली मेजर करने के लिए कोऑर्डिनेट एक्सेस का सहारा लेते हैं x, y और z। यहाँ पर बच्चों अगर मोनो एटॉमिक की बात करें तो यहाँ पर या तो x पे चलेगा या तो y पे या z पे, केवल ट्रांसलेटरी मोशन की पॉसिबिलिटी होती है। और अगर डाई एटॉमिक की बात करें तो ट्रांसलेटरी मोशन, जैसे मान लो x के अलांग कोई मॉलिक्यूल ऐसे है तो बच्चों ट्रांसलेटरी मोशन यहाँ 1, 2, 3 तीनों एक्सिस के अलांग ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। अगर x के अलांग ये रखा है तो बच्चों ये z के अबाउट ऐसे रोटेटरी मोशन कर सकता है, ये y के अबाउट रोटेटरी मोशन कर सकता है। तो यहाँ के अंदर दो रोटेटरी वाले जुड़ गए। मोनो एटॉमिक के केस में तीनों ट्रांसलेटरी थे और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 3।
डाई एटॉमिक के केस में बच्चों यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सब मिला के 5 हो जाएगा, जिसमें 3 ट्रांसलेटरी होंगे और 2 रोटेटरी होंगे। बेटा जी ट्राई एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन कौन से होंगे? 3 ट्रांसलेटरी तो होंगे ही होंगे और 2 रोटेटरी यहाँ के अंदर होंगे और एक बच्चों यहाँ वाइब्रेटरी भी शामिल हो जाता है, वाइब्रेशन भी इसमें देखा जाता है। हालांकि ट्राई एटॉमिक के लिए बच्चों और तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम इसमें कंडीशन बनते हैं कि लीनियर है, नॉन लीनियर है, कैसा है, क्या है, लेकिन कुछ नहीं, जब तक सवाल में कोई खास बात मेंशन ना किया जाए आप बच्चों दिमाग नहीं लगाएंगे, आप मान के चलेंगे कि ट्राई एटॉमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 ही मान के आप चलोगे, आप दिमाग तब तक नहीं लगाओगे जब तक क्वेश्चन में कुछ उसके बारे में ना दिया हो। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, रिवीजन क्लास से फटाफट देखिए, नहीं तो बाकी सारी बातें भी आपको बताते। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक के लिए 3, डाई एटॉमिक के लिए 5 और ट्राई एटॉमिक के लिए कितना बच्चों? 6 होगा। जब तक मेंशन ना किया जाए कुछ स्पेशल केस तब तक यही मान के चलोगे। एक बात और सुन लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिसिटी पे। कितने एटम का वो मॉलिक्यूल बना है, 1 एटम का, 2 एटम का, 3 एटम का, कितने एटम का? बच्चों एटॉमिसिटी पे डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है और यहाँ पर खास बात टेम्परेचर का भी होता है। बच्चों अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा किसी गैस का बढ़ा दिया जाए तो भले ही वो मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, क्या होता है उसमें वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है और वाइब्रेशन शुरू होने की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेटरी वाला उसके अंदर जुड़ जाता है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा। बच्चों टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा। कौन वाला डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ेगा? ट्रांसलेटरी वाला, रोटेटरी वाला या वाइब्रेटरी वाला? क्या जवाब होगा? वाइब्रेटरी वाला। बच्चों एक पैरामीटर नाम तो आप सब ने सुना होगा, दैट इज गामा। गामा क्या है भाई? गामा को बच्चों हम लोग एडियाबैटिक एक्सपोनेंट कहते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज द सिंपल रेशियो ऑफ Cp एंड Cv। व्हाट इज Cp? Cp is the specific heat at constant pressure, molar specific heat at constant pressure divided by molar specific heat at constant volume। ये रेशियो बच्चों जो आता है उसी को हम गामा का नाम देते हैं। गामा की न्यूमेरिकल वैल्यू बाई फार्मूला डिग्री ऑफ फ्रीडम से कुछ यूँ रिलेट हो रही होती है, 1 + 2/f। F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। सपोज करिए हमसे पूछा जाए कि गामा की वैल्यू किन बातों पर निर्भर करेगा, तो गामा की वैल्यू बच्चों खास बात डिग्री ऑफ फ्रीडम पे निर्भर करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम किस पे डिपेंड करता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों डिपेंड करता है एटॉमिसिटी पर। इसका मतलब ये हुआ बेटा, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एटॉमिसिटी पर डिपेंड करता है और गामा डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करता है तो गामा हमारा एटॉमिसिटी पर इसका मतलब डिपेंड करेगा। साथ ही साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम टेम्परेचर पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। इसका मतलब गामा की वैल्यू भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। तो गामा की वैल्यू एटॉमिसिटी पे डिपेंड करेगी या यूं कह लीजिए डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिपेंड करेगी, साथ ही साथ टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अब हम देखते हैं, सपोज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट मोनो एटॉमिक गैस। मोनो एटॉमिक गैस के केस में बच्चों जो हमारे पास F होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी हियर 3 एंड आफ्टर बीइंग सॉल्व विल गेट वैल्यू हियर 1.66। फॉर डाई एटॉमिक गैसेज वी कैन से हियर डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू F = 5 we will get here gamma = 1.4. In case of tri-atomic gases the degree of freedom will be 6 and putting the value of 6 instead of F we can get here 1 + 2/6 which will be equal to 1 + 1/3 which will be equal to again 4/3, that will come finally 1.33. In this way gamma becomes 1.33. As you can see as well as atomicity increases the value of gamma decreases, means more is the atomicity lesser will be the value of gamma। बेटा एक चीज़ और यहाँ के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास गामा की वैल्यू 1 + 2/f है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना भी कम होगा, 3 होगा या 3 से ज़्यादा होगा। भाई 3 से ज़्यादा वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे, 3 या 3 से ज़्यादा वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारा 1 से कम आएगा, पॉइंट में समथिंग आएगा, यानी ओवरऑल वैल्यू जो हमारे पास होगा 1 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 2 से कम होगा। तो गामा की वैल्यू बच्चों 1 और 2 के बीच में हमेशा आ रही होती है, 2 से कम और 1 से ज़्यादा होती है। बच्चों
एक इक्वेशन होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के चैप्टर में आप लोगों ने देखा होगा, दैट इज मेयर्स इक्वेशन। नाम बड़ा वीआईपी लग रहा है। देखिए छोटा सा एक इक्वेशन है, इसमें ये कहा जाता है Cp माइनस CV इक्वल टू R। Cp से आप परिचित हैं। यहाँ पर इस इक्वेशन में बच्चों बहुत ध्यान देने योग्य बात है, Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान रहे, मोलर ना कि ग्राम स्पेसिफिक हीट। ठीक है बच्चों, Cv इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ के अंदर बच्चों Cp और Cv इस फार्मूले में मोलर स्पेसिफिक हीट्स हैं। Cp इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों दिस डिफरेंस इक्वल टू R, R इज द गैस कांस्टेंट। बेटा ध्यान से एक बात को समझिए, सवाल जब देता है तो कभी कभी आपका बुद्धि परीक्षण करने के लिए दिखाता चेहरा कुछ और है, जो आप डायरेक्ट कहते हो कि भाई ये भालू है लेकिन निकल जाता घोड़ा, तो ऐसा कुछ बदलाव करके उसमें दिया जाता है। बेटा यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया है कि क्वेश्चन ऐसे बना के Cp माइनस CV इक्वल टू ये, अगर मैंने Cp माइनस CV इक्वल टू ये लिखा है और उसी में बच्चों मैंने लिख दिया फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस के लिए है, जहां मैंने मेंशन कर दिया क्वेश्चन में Cp इज द ग्राम स्पेसिफिक हीट, GSH का मतलब ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड Cv इज द ग्राम स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पूछा गया A की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चे लोग यही गलती करते हैं, Cp माइनस CV इक्वल टू R, Cp माइनस CV इक्वल टू ये, R इक्वल टू ये। गलत हो जाता है बेटा। आपकी बात सही होती अगर इस गिवन इक्वेशन में Cp और Cv का नाम मेंशन ना किया जाता या फिर मेंशन किया जाता तो Cp और Cv को जनरली जो है वही लिखा जाता। मोलर स्पेसिफिक हीट अगर लिखा होता तो R इक्वल टू ये होता, लेकिन Cp और Cv बच्चों यहाँ मोलर नहीं, क्वेश्चन में ग्राम स्पेसिफिक हीट दिया है, तो ग्राम स्पेसिफिक हीट को मोलर स्पेसिफिक हीट हमें बनाना पड़ेगा। बच्चों ग्राम स्पेसिफिक हीट मतलब 1 ग्राम के लिए Cp है और 1 ग्राम के लिए Cv है। ऑक्सीजन का अगर 1 मोल लें बच्चों तो बताओ प्यारे बच्चों कितना ग्राम आएगा? 32 ग्राम। 32 ग्राम अगर आएगा, 32 से दोनों साइड को कर लो मल्टीप्लाई, और इस तरह से 32 से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करोगे ना बेटा, तो ये जो अब पूरा आया ये बन गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जो पूरा आया ये बन गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इन दोनों का डिफरेंस R के बराबर आएगा, मतलब R की वैल्यू अब कितनी आ गई? 32। ये इस तरह से बच्चों ये की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी R डिवाइडेड बाई 32। R की वैल्यू रख लो, R गैस कांस्टेंट है, आपको वैल्यू पता है, आपको ये की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों अगला सवाल हमारा ऐसे मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके बुद्धि में चिपकाने के लिए। देखिए मैंने क्या लिया है, ऑक्सीजन के लिए सपोज करिए लिखा हुआ Cp डैश माइनस CV डैश इक्वल टू ये, और मैंने इक्वेशन लिखा नाइट्रोजन के लिए Cp डबल डैश माइनस CV डबल डैश इक्वल टू B। यहाँ पर अगर कुछ मेंशन ना करें तो Cp और CV को, अरे नाम हम थोड़ा बदल दिया गया, डैश वैश लगा दिया गया, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम मोलर स्पेसिफिक हीट ही मान के चलेंगे। लेकिन मान लो आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ मान लेता हूँ कि Cp डैश CV डैश Cp डबल डैश CV डबल डैश ये सब बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट नहीं बल्कि ग्राम स्पेसिफिक हीट हैं। तो अब A और B में क्या रिलेशन होगा? मैंने ऑक्सीजन के लिए लिखा बेटा Cp डैश माइनस ऑफ CV डैश इक्वल टू ये, Cp डैश और CV डैश को मैं यहाँ के अंदर ग्राम स्पेसिफिक हीट मान रहा हूँ। ऑक्सीजन की कहानी है, ग्राम स्पेसिफिक हीट को अब मुझे मोलर स्पेसिफिक हीट बनाना पड़ेगा। अगर मोलर में दिया होता तब तो टेंशन था ही नहीं, तब तो इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी, ये इक्वल टू B हो गया था। बेटा यहाँ अगर ग्राम स्पेसिफिक हीट में इसको हमें देखना है तो ग्राम स्पेसिफिक हीट में इसे हमें मोलर स्पेसिफिक हीट में अगर मुझे इसे लाना है तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन के लिए ग्राम स्पेसिफिक हीट मतलब 1 ग्राम के लिए ये है, 1 ग्राम के लिए है। 1 मोल में ऑक्सीजन के कितने ग्राम होते हैं बच्चा? 32 ग्राम होते हैं। 32 से दोनों साइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई। बाबू भैया बेटा लाला बच्चा सुग्गा मैना सीखो। दिस विल बी इक्वल टू
32A। यहाँ के अंदर बच्चों अब ये हमारे पास बन गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये बन गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बन गया बच्चों R के बराबर हो गया ये। अब यहाँ पर इसी तरह से नाइट्रोजन के लिए देखा जाए बच्चों, Cp डबल डैश माइनस Cv डबल डैश इक्वल टू हमारे सामने है B। अब यहाँ पर मेंशन जो सवाल में है, सपोज एक ग्राम स्पेसिफिक हीट दिया है, देन वी रिक्वायर टू कन्वर्ट इट इनटू मोलर स्पेसिफिक हीट। दिस इज द केस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 1 ग्राम की यहाँ बात हुई है, तो अगर 1 मोल की बात करेंगे मीन्स 28 ग्राम की बात करेंगे। 28 ग्राम की बात करने के लिए बच्चों 28 से दोनों साइड को कर दीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ के अंदर कहानी कुछ ऐसे होगी, 28 Cv डबल डैश, ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों 28B। ठीक, अब ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ये हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये हो गया गैस कांस्टेंट R के बराबर। R इक्वल टू R नो डाउट, इसलिए बच्चों 32A विल बी इक्वल टू 28B। यहाँ के अंदर बच्चों ये की वैल्यू हो जाएगी 28 डिवाइडेड बाई 32B। इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ के अंदर बच्चों ये इक्वल टू हो जाएगा 4 7 जा 28 एंड 4 8 जा 32, 7/8B, ये इक्वल टू 7/8B के बराबर आ जाएगा। इस तरह से आप रिलेशन बनाएंगे। सपोज करिए अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में दिया होता, कुछ नहीं करना था, तब तो ये इक्वल टू भी यहीं आ गया था, क्यों पेन उठाते। ओके बच्चों हमारा अगला टॉपिक है बोल्ट्जमैन इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये बोल्ट्जमैन जी क्या बताना चाहते हैं जरा देखें। यहाँ पर बच्चों सपोज करिए मैं एक मॉलिक्यूल हूँ और मेरे पास इतनी एनर्जी है, ये एनर्जी है। हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम सपोज करिए अब 2 ही लें क्योंकि हमारे 2 ही आते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हैं। तो इनका कहना है किसी मॉलिक्यूल के अंदर जितनी भी इंटरनल एनर्जी होगी वो इनके डिग्री ऑफ फ्रीडम के अनुसार इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। अगर हमारे पास एनर्जी ये 2 मार्कर हैं, हमारा एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है, एक ये है, तो बच्चों इसका बंटवारा कुछ ऐसे होगा। ऐसा नहीं कि इसमें इतना चला गया और इसमें इतना चला गया, ऐसा नहीं होगा, बराबर बराबर। इनका कहना है कि एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी उसका बंटवारा डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में इक्वल रूप से होगा। यहाँ पर बच्चों और इन्होंने ही ये बात बताया कि इंटरनल एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इंटरनल एनर्जी की वैल्यू होगी ½ kT। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल की बात करें कि पूरे मॉलिक्यूल में कितनी यहाँ इंटरनल एनर्जी होगी, मॉलिक्यूल के 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में ½ kT। मॉलिक्यूल के पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, F, सपोज F, तो यहाँ पर वो F से मल्टीप्लाई कर लीजिए, F इंटू ½ kT। बच्चों ½ kT के बराबर आ गया। फिर मैं बात करूं सपोज पर मोल यानी 1 मोल की मैं बात करूं तो 1 मॉलिक्यूल का इतना, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल, आवोगाड्रो नंबर के बराबर। तो आवोगाड्रो नंबर से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। बेटा इस तरह से कोई सिचुएशन आपको मिलेगा, ध्यान से सुनिए, दिमाग लगा के सुनिए। बेटा जी ये जो हमारे पास के होता है इसको हम लिखते हैं R/NA। तो R/NA अगर मैं इसके स्थान पे लिखूंगा NA कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ½ RT। आई होप आप समझ गए होंगे। बेटा जी फिर मैं बात करूं N मोल्स के मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, 1 मोल के लिए इतना, तो N मोल के लिए कितना। यहाँ पर बच्चों N से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ½ NRT। अच्छा, जरूरत पड़ने पर कभी NRT के जगह पर आप चाहो तो PV भी यूज कर सकते हो। बेटा जी और इंटरनल एनर्जी के लिए जो अभी थर्मोडायनेमिक्स अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें इक्वेशन आया होगा, वहाँ U से मैंने रिप्रेजेंट किया था। बेटा रिप्रेजेंटेशन में कुछ नहीं रखा, आप U लिख लो, E लिख लो, कुछ भी लिख लो, समझो सही। यहाँ के अंदर हो जाएगा NRT डिवाइडेड बाई गामा -1। बेटा जी
सुन लो ध्यान से, NRT के जगह पर हमारे पास PV भी हो सकता था, ज़रूरत पड़ेगी तो हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मान लो मोनो एटॉमिक की बात करूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू मोनो एटॉमिक के केस में कितनी है 3 रख देंगे तो आ जाएगा 3/2 NRT। मान लो मैं डाई एटॉमिक की बात करूं, या डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी है बेटा 5, डाई एटॉमिक के केस में हो जाएगा 5/2 NRT। बेटा जी यहाँ NRT के जगह पर हमारे पास क्या हो गया PV। बेटा जी यहाँ ध्यान से देखिए E/V इक्वल टू क्या हो गया 3/2P, यानी इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास 3/2P के बराबर होगा। इसी तरह से बच्चों मान लो इसमें मैं देखने जाऊं, इसके जगह पर मैं PV लिख सकता हूं, क्या बनेगा मैं यहाँ लिख देता हूं E इक्वल टू 5/2PV, और इस प्रकार से बच्चों इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास होगा 5/2P। तो कभी ऐसी जरूरत पड़ती है, सवाल आता है इंटरनल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा, मोनो एटॉमिक के लिए आप देखें 3/2P के बराबर आएगा, डाई एटॉमिक के लिए बच्चों आप देखो 5/2P के बराबर आएगा। बच्चों एक क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारे नॉन रिएक्टिंग गैसेज हैं, सबकी एटॉमिसिटी में भी अलग अलग हो, नंबर ऑफ मोल अलग अलग हैं, टेम्परेचर अलग अलग हैं, उनको एक कॉमन कंटेनर में मिक्स कर दिया गया। तो आप बताइए जो हमारा यहाँ मिक्सचर बनेगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, ये सवाल कभी कभी आता है। अलग अलग टेम्परेचर पर सब थे और मिक्सचर बन गया, अब जो है यहाँ मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। तो बच्चों जब ऐसा मिक्सचर हम बनाते हैं तो जितनी जितनी इंटरनल एनर्जी गैसेज लेके जाते हैं, यहाँ पर ओवरऑल इंटरनल एनर्जी सबके अलजेब्राइक सम के बराबर आ जाता है। यानी पहले गैस का इंटरनल एनर्जी अगर E1 रहा हो, अगले का E2 रहा हो, अगले का E3 रहा हो, एंड सो ऑन जितने भी रहे हों, तो यहाँ बच्चों ओवरऑल इंटरनल एनर्जी सबके अलजेब्राइक सम के बराबर आएगा। और इस तरह से बच्चों E1 की वैल्यू मैं लिखूंगा N1RT1 डिवाइडेड बाई Γ1-1, E2 के बारे में मैं लिखूंगा N2RT2 डिवाइडेड बाई Γ2-1, E3 के बारे में मैं लिखूंगा N3RT3 डिवाइडेड बाई Γ3-1 एंड सो ऑन, जितने भी होंगे ऐसे चला जाएगा। जो हमारा बच्चों कॉमन इंटरनल एनर्जी है उसके लिए अगर मैं फार्मूला लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा टोटल नंबर ऑफ मोल N1 + N2 + N3 एंड सो ऑन जितने भी हैं RT किसका मिक्सचर का डिवाइड बाय गामा ऑफ मिक्सचर -1। बेटा जी इस तरह से सिचुएशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से टेम्परेचर मिक्सचर का हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर अगर ये भी बोल दिया जाए कि सबकी एटॉमिसिटी सेम है या सबके लिए गामा सेम है, एटॉमिसिटी सेम बोल दिया गया तो गामा सेम होगा ही, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। अगर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा बच्चों तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हमारा टेम्परेचर मिक्सचर का जो टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, दिस विल बी इक्वल टू, ये नीचे का दोनों साइड कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा N1T1 + N2T2 + N3T3 एंड सो ऑन, ऐसे जितने भी होंगे डिवाइडेड बाई N1 + N2 + N3 + सो ऑन, ऐसे बच्चों टेम्परेचर मिक्सचर का आप निकाल सकते हैं। यही फार्मूला रिड्यूस हो गया इन केस जब सभी की एटॉमिसिटी सेम हो, यानी गामा की वैल्यू सबके लिए सेम हो। ठीक है।